नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली। बेटा, आज हम आपको घटते हुए लिंगानुपात के बारे में हम बताएंगे। सेक्स रेशियो या लिंगानुपात क्या होता है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि लिंगानुपात क्या है कि प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है। अर्थात भारत में यह अनुपात हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां यहाँ मिलती हैं। अर्थात 1000 का लिंगानुपात यह बताता है कि दोनों लिंगों की संख्या बराबर है। 1000 से अधिक लिंगानुपात का अर्थ है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, जबकि 1000 से कम लिंगानुपात का मतलब है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। कहने का अभिप्राय ये है कि 1000 हमारा अनुपात है और 1000 से कम अनुपात होने का मतलब है कि यहाँ पुरुष ज़्यादा हैं, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं कम हैं, जबकि 1000 से अधिक लिंगानुपात होने का मतलब है कि यहाँ पर स्त्रियां अधिक हैं और पुरुष कम हैं। तो इस तरह से इसे सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहते हैं। अब आता है भारत की कुल जो जनसंख्या 125 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 62.3 जो करोड़ पुरुष हैं और 58.6 करोड़ स्त्रियां हैं। इस प्रकार भारत का जो लिंगानुपात है वो 1911 के अनुसार 940 है, जो इस बात का सूचक है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। यह कुछ अन्य देशों की तुलना में तो बहुत ही कम है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि रूस, जापान, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंगानुपात क्रमशः इस तरह से है। रूस में 1167, जापान में 1055 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1042। तो इस प्रकार से है। ब्राज़ील में 1042 और यूएसए में 1025 है। अर्थात इन देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, अर्थात वहाँ पॉजिटिव लिंगानुपात है। अब देखिए, इस टेबल के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि 1901 में जो लिंगानुपात था भारत में वो 972 था। 1901 में 972 था, 1911 में 964, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में 945। कहने का अभिप्राय देखिए ये निरंतर कम होता जा रहा है। 1951 में घटकर 946 रह गया। अर्थात निरंतर वो 41 के बाद थोड़ा सा बढ़ा है, किंतु फिर 1961 में और भी हमें खतरनाक स्थिति देखने को मिलती है। 1961 में 941 ही रह गया, 71 में 930। अर्थात निरंतर महिलाओं की संख्या में गिरावट आती जा रही है। 1981 में 934, 1991 में 927 और 2001 में 933। कहने का अभिप्राय हमारा जो लिंगानुपात है वो निरंतर गिर रहा है। 2011 में 940, ये थोड़ा सा हमें पॉजिटिव की ओर इशारा करता है कि 2001 में जो लिंगानुपात 933 था वो थोड़ा सा बढ़ा है, अर्थात 7 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यहाँ बढ़ी हैं। और ये किससे संभव हुआ है? ये हमारे जन जागरूकता अभियान से, महिलाओं का जो भ्रूण परीक्षण किया जाता है कन्याओं का, और महिलाओं को कोख में ही मार दिया जाता है, उन सब पर रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों का ये परिणाम है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमें पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है। सन 1901 में स्त्रियों का जो औसत है वो 1000 पुरुषों के पीछे 972 था, जो घटकर का मतलब 950, 31 में 950, 61 में 941 और 1971 में 930 रह गया। तो हम ये कह सकते हैं 1901 से 71 के बीच की 70 वर्षों की अवधि में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या है वो काफ़ी कम रही है, कमी आई है। 1981 में पुरुष स्त्री अनुपात 1971 की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा है, अर्थात 934 हुआ है। हम ये कह सकते हैं
कि 930 से 934 हुआ है। 71 में 930 था, 1981 में 934 हुआ है। ये थोड़ा सा रुझान है कि कहने का अभिप्राय कि 4 महिलाएं 1000 पुरुषों के पर बढ़ी हैं, अर्थात वृद्धि हुई है। लिंगानुपात हमारा थोड़ा सा बड़ा है। किंतु 1991 में फिर कमी देखने को मिली, फिर 2001 में थोड़ा बढ़ा और 11 में पुनः बढ़ा। अब 1921 के जो आंकड़े आएंगे वो बताएंगे कि हो सकता है वो इन लिंगानुपात और ज़्यादा बढ़ा हो, क्योंकि हमारे जो लिंगानुपात के बढ़ाने के काफ़ी प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अब आता है लिंगानुपात में कमी होने के क्या कारण हैं। अब ये लिंगानुपात में कमी होने के क्या कारण हैं, देखिए। सबसे पहला जो कारण है वो है कि सामाजिक जो जेंडर इश्यूज़ हैं उनको लेकर के हमारे समाज में महिलाओं को कमतर समझा जाता है। पुरुषों को हमारे समाज में घर का मुखिया कहा जाता है। ये पुरुष प्रधान समाज है और ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अर्थात बच्चियां तो शादी करके अपने घर चली जाएंगी, किंतु जो पुरुष हैं वो घर का रखरखाव करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है वो लड़कों को दी जाती है, जबकि लड़कियों को उनकी तुलना में कम महत्व दिया जाता है। अब तो खैर स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हो गई हैं, किंतु पहले लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम खान पान पर भी कम ध्यान दिया जाता था। उनको पढ़ाने लिखाने में भी लड़कों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता था, जबकि महिलाओं को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया जाता था। उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी कंपैरेटिवली कम ध्यान दिया जाता था। बचपन से ही लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि लड़कियों की कंपैरेटिवली उपेक्षा की जाती रही है। फिर इसका एक और महान कारण रहा कि दहेज प्रथा, जिसने रही सही कसर हमारी पूरी कर दी, कि लड़कियों की शादी के समय लड़की के पिता को भारी भरकम दहेज की रकम चुकानी पड़ती थी, जबकि लड़के माल लेकर आते थे, अर्थात बहू भी लाते थे, लड़की भी लाएंगे जो सारा दिन उसका काम करेगी, उसे परिवार संभालेगी, और दूसरा माल भी लाएंगे जो उसके आजीवन काम आने वाला संसाधन है, वो पूरा लंबा चौड़ा दहेज उसे मिलता था। तो इससे कंपैरिजन क्या हुआ कि जो गरीब माँ बाप हैं वो लड़कियों के पैदा होने से डरने लगे। गरीब ही क्यों, पूरा समाज इसमें हिस्सेदार रहा है कि डरने लगे कि यदि बच्ची पैदा हुई तो बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें दहेज की रकम चुकानी पड़ेगी, और कंपैरेटिवली उन्होंने अपने गर्भ में ही कन्याओं की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। ये जघन्य कृत्य किया जाने लगा हमारे समाज में, और एक भयंकर पीड़ा सामने आई कि महिला की दुश्मन हो गई, क्योंकि महिला खुद नहीं चाहती थी कि उसकी तरह उसकी बेटी की भी परवरिश हो और वो हीन भावना से ग्रस्त हो। तो इस प्रकार से एक समाज में एक व्याधि व्याप्त हो गई, और इस काम को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से बहुत सारे दंपतियों ने शिशु के जन्म से पहले ही और पुत्रोत्पत्ति की लालसा के कारण कन्या को तो जन्म आने से पहले ही उनकी हत्या करवा दी गई, भ्रूण हत्या। तो ये जो समाज में व्याप्त व्याधि जो हमारी थी, उससे हमारी जो लिंगानुपात है उसको एक गहरी ठेस पहुंची, और ये लिंगानुपात निरंतर गिरता रहा। दहेज संबंधी जो स्त्री हत्याएं हैं ये भी निरंतर वृद्धि होती रही, और भारतीय जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों और विभिन्न प्रदेशों के लिंग अनुपात में काफ़ी अंतर पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कंपैरेटिवली अधिक है, अर्थात 947 है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में ये 926 ही है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष बहुत बड़ी मात्रा में शहरों में कमाने के लिए आ जाते हैं और महिलाएं वहीं गांव में रहती हैं, तो इससे लिंगानुपात गड़बड़ हुआ है। ग्रामीण इलाकों में बहुत से पुरुष अपने काम की आजीविका की तलाश में नगरीय इलाकों की ओर प्रवेश करते हैं और अपने परिवारों को वहीं रहने देते हैं, जिससे लिंगानुपात का संतुलन है वो बिगड़ता है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं बेटा जो केंद्र शासित प्रदेश जिनमें नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा लिंगानुपात अधिक है। ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में त्रिपुरा, मिजोरम, पांडुचेरी, दमन और दीव, दिल्ली और चंडीगढ़ हैं।
अब आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुष हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि राज्य स्तर पर लिंगानुपात में बहुत ही विषमताएं पाई जाती हैं। और केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात महिलाओं से अधिक है, पुरुषों से अधिक है। यहाँ पर 1048 महिलाएं हैं, जबकि कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। जैसे पांडिचेरी में 1038 है जो महिलाओं के पक्ष में, और बाकी जो 33 राज्य हैं वहाँ पर 1000 से कम है, महिलाओं के पक्ष में नहीं है। हरियाणा में तो न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है, और ये 1000 पुरुषों पर 877 स्त्रियाँ, जो बहुत ही भयावह स्थिति है। अर्थात समाज में असंतोष व्याप्त हो जाएगा, जो अपराधों को, हत्याओं को, बलात्कार को जन्म देगा। अन्य न्यून घनत्व वाले जो लिंगानुपात वाले राज्य हैं उसमें जम्मू कश्मीर 883, सिक्किम 889, पंजाब 893 हैं। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्थिति और भी खतरनाक है। दादरा व नगर हवेली में 775, चंडीगढ़ में 818 और दिल्ली में 866 लिंगानुपात है, जहाँ महिलाएं बहुत कम हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिंगानुपात की ये जो स्थिति है ये भयावह है।